फार्माकोलॉजी यूनिट 4 पढ़ रहे थे भैया, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, बात हो रही थी थायराइड ग्लैंड और उसके हार्मोन्स की। आज के लेक्चर नंबर 2 पे यानी इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 पे यानी लेक्चर नंबर टोटल देखा जाए 3 4 है। बात करेंगे कि बायोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन। राइटिंग बहुत अच्छी है, आप बताइए, मेरी तो नहीं है, किसका होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसका हो सकता है, देखते कितना जानते आप हम लोगों को। तो टॉपिक है आज का बायोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन। मैंने बताया कि थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड हार्मोन्स का निर्माण होता है, तो कैसे बनते हैं और कैसे वो स्टोर होते हैं, कैसे वो बाहर रिलीज होते हैं, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो इसकी हम बात करेंगे। तो इसके बायोसिंथेसिस की बेसिकली बात करें तो बायोसिंथेसिस की 4 स्टेप में होती है, 1 2 3 4, ठीक है। पहला स्टेप है आयोडीन अपटेक बाय द थायराइड ग्लैंड, ओके। दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन एंड आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिल ग्रुप। थर्ड है ऑक्सीडेटिव कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिल टू फॉर्म T3 एंड T4 हार्मोन्स, एंड द फोर्थ वन इज द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। इन चारों की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक स्टेप नंबर 1 है आयोडीन अपटेक बाय द थायराइड ग्लैंड। तो शुरू में तो आप लिख ही सकते हैं कि द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन्स टेक्स प्लेस इनसाइड द थायरोग्लोब्यूलिन of thyroid gland and it involves following 4 steps। चारों स्टेप का नाम लिख लीजिएगा। पहली हेडिंग आयोडीन अपटेक बाय द थायराइड ग्लैंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम बच्चा। इंटरेस्टिंग काम क्या है कि देखिए हमारे जो ब्लड में हम जब ब्लड, ये हमारा ब्लड वाला पोर्शन है और ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, अलग अलग पोर्शन में आपको दिखा रहा हूँ। ये थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड के अंदर ये थायरोग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। दिस इज थायरोग्लोब्यूलिन्स, दिस इज द टीजीज। टीजीज का मतलब हो गया थायरोग्लोब्यूलिन्स। अब ये ब्लड है और ये हमारा क्या है, बाहर यानी डाइट। हम डाइट के द्वारा जो भी आयोडीन खाते हैं वो आयोडीन कहाँ जाता है, हमारे ब्लड। मैंने बताया सोर्स क्या है, हम नमक खा रहे हैं आजकल आयोडीन वाला, या डाइट में भोजन में बहुत कुछ भी आता है उसमें आयोडीन युक्त जो भी नमक वगैरह आप खा रहे हैं, जो भी चीजें खा रहे हैं उससे हमारे क्या ब्लड। और ब्लड में जो आयोडीन की मात्रा है आप ये समझिए कि ये बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। ये आयोडीन की जो कंटेंट है ये बहुत थोड़े से हैं। और थायरोग्लोब्यूलिन जो है थायराइड के अंदर, इसके अंदर पहले से ही काफी ज्यादा मात्रा में आयोडीन भरे होते हैं। ये मान के चलिए कि करीब 20 टाइम्स मोर, यानी हमारे ब्लड में जितना आयोडीन है उससे 20 गुना ज्यादा पहले से ही थायरोग्लोब्यूलिन के अंदर थायराइड हार्मोन यानी आयोडीन भरे होते हैं। यानी थायराइड ग्लैंड के अंदर जो आयोडीन है वो पहले से ही भरे होते हैं। अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि इस आयोडीन को इसके अंदर यानी थायराइड ग्लैंड के अंदर हमको रीअपटेक कराना है, यानी अपटेक कराना है। तो आयोडीन अपटेक बाय द थायराइड ग्लैंड, यानी आपको नाम समझिए कि जो थायराइड ग्लैंड है इसके थायरोग्लोब्यूलिन्स इस आयोडीन को अपने ब्लड से अपटेक करके अपने अंदर खींचेंगे। अब इसके लिए चाहिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फार्माकोलॉजी में पहले भी आप पढ़ चुके हैं। 3 तरीके से होता है, एक्टिव, पैसिव और कैरियर मीडिएटेड या फैसिलिटेटेड। एक्टिव कब होता है, जब मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। पैसिव कब होता है, जब अपने आप हो जाए बिना एनर्जी लगाए। और क्या होता है फैसिलिटेटेड, जो किसी की सहायता से होता है। मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। तो अब क्या हो रहा है, आपको पता है कि हमेशा एक नेचर है हमेशा जो चीजें होती हैं उसका मूवमेंट हमेशा ज्यादा से कम की ओर होता है। कहीं भी जब नदी बह रही है, पानी बह रहा है, कुछ भी बहेगा, हमेशा जो मूवमेंट होता है अधिक से कम की ओर होता है, सिंपल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के द्वारा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जहां ज्यादा है जहां कम है वहां अपने आप मूवमेंट होगा। इस मूवमेंट को पैसिव डिफ्यूजन या पैसिव मूवमेंट कहते हैं। लेकिन कभी भी जब कम से ज्यादा की ओर जाना हो तो ये नेचुरल तो है नहीं, ये अपोजिट टू नेचर है। तो हमें यहाँ पे ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इसको इस तरह समझिए कि जब आप छत से छोड़ के पानी गिराते हैं तो कोई टुल्लू कोई मोटर नहीं लगाते, पानी सीधा जमीन में जाता है, नीचे आता ही नहीं आता बिना कुछ मेहनत के। लेकिन अगर उसी पानी को जमीन से छत पे पहुंचाना हो तो हमें टुल्लू या मोटर या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज कॉल्ड एक्टिव। यानी यहाँ पे क्या है, क्योंकि ऑलरेडी कम से ज्यादा की ओर जा रहा है, तो कम से ज्यादा की ओर जाने का मतलब है पैसिव तो होगा नहीं, नेचुरल तो होगा नहीं, हमें यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इट मींस क्या होता है कि जब ब्लड से आयोडीन का अपटेक थायराइड ग्लैंड में होता है तो ये एक प्रकार का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने का मतलब है हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से मिलती है, एटीपी से। तो यहाँ पे एक पंप काम करता है, इस चैनल के बीच में भी दोस्तों एक पंप काम करता है, जिस पंप का नाम बहुत ही फेमस है, सरकारी पंप है, क्या है, सोडियम पोटेशियम
एटीपेज पंप। ये पंप जब काम करेगा तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और यही एनर्जी की सहायता से आयोडीन का अपटेक थायराइड ग्लैंड के अंदर होगा। समझ आ गया? अब क्या बचा? आसान तो है। क्या लिखोगे? तो क्या लिखेंगे कि फ्रॉम द diet the iodine is goes into absorbed into the blood as in systemic circulation, and from the blood the iodine is uptaken through by the thyroglobulin inside the thyroid gland by the active transport. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे the concentration of iodine is 20 times more in thyroglobulin the thyroid gland than blood, so the energy is required for the transport of iodine from blood to thyroid gland. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप लोग फ्रेंड कि they contain sodium potassium ATPase pump and with the help of sodium potassium ATPase pump the iodine is uptaken by the thyroglobulin and goes inside the thyroid gland. ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन एंड आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिल ग्रुप। तो इसकी बात करेंगे कि ये क्या होता है। तो भैया पहला स्टेप हो गया, बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा। अब हम डालेंगे दूसरी हेडिंग और दूसरी हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन बाय आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिल। ठीक है, ये कैसे होता है देखिए। अब क्या है कि भैया ये थायराइड ग्लैंड है और इसके अंदर आयोडीन आ चुका है। अभी भी ये आयोडीन निष्क्रिय फॉर्म में है, किसी काम का नहीं है, ये कोई भी चीज नहीं कर सकता। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो थायरोग्लोब्यूलिन होते हैं उस थायरोग्लोब्यूलिन के स्ट्रक्चर के बीच में जो पोर्शन होते हैं वहां एंजाइम पाए जाते हैं थायरोपेरोक्सीडेज। याद आया? अगर नहीं याद आया तो जाके फिर से लेक्चर देखो पुराना वाला। ये थायरोपेरोक्सीडेज ये क्या करता है? थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम ये इस आयोडीन को इस एंजाइम की सहायता से, कौन एंजाइम की सहायता से? थायरोपेरोक्सीडेज क्या कर देता है? ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करके या तो इसको आयोडीन फ्री रेडिकल में तोड़ देगा या इसको आयोडीन प्लस माइनस यानी इस फॉर्म में इसको तोड़ देता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या करता है? फ्री रेडिकल करेगा, फ्री रेडिकल में भी तोड़ सकता है, कटायन एनायन में तोड़ सकता है, यानी इसका बेसिकली कर देगा ऑक्सीडेशन, यानी आयोडीन का मॉलिक्यूल को सिंगल आयोडाइड फॉर्म में ये टूट जाएंगे। तो ये वाला फॉर्म आयोडो है और ये वाला फॉर्म क्या है? आयोडाइड है। आयोडाइड आयोडो फॉर्म है, पॉजिटिव वाला आयोडो है, ये आयोडाइड है, तो बेसिकली इसको आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो पहले स्टेप में क्या करेगा? ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, देन है आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिल ग्रुप। अब बात करते हैं इसमें क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि द एंजाइम थायरोऑक्सीपेरोक्सीडेज व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द थायरोग्लोब्यूलिन it helps in the oxidation and cleavage of the iodine molecule and by this enzyme the iodine molecule is break into the iodo। ठीक है, किसमें टूटा? break into the iodo group, यानी आयोडीन मॉलिक्यूल से आयोडो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो आयोडो ग्रुप है ये हमारे थायराइड के अंदर पाए जाने वाले एक बहुत ही खूबसूरत अमीनो एसिड टायरोसिल के साथ रिएक्शन करेगा। टायरोसिल का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं फ्रेंड तो बहुत ही इजी है। दिस इज COOH, ये इस ग्रुप के साथ यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दीजिए और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे लगा दीजिए एक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे लगा दीजिए OH। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये टायरोसिल अमीनो एसिड का है। इसका है टायरोसिल अमीनो एसिड। अब क्या होगा कि ये जो यहाँ से आयोडो ग्रुप टूटा है इसका आयोडीनेशन होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग क्या? आयोडीनेशन। और आयोडीनेशन होने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ये वाला भी आप बना लीजिएगा, बना ही देता हूँ, तुम लोग बहुत ही आलसी हो मुझे पता है। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा? यहाँ पे एक आयोडीन ग्रुप आके जुड़ जाएगा। देखो ये क्या हो रहा है? एक आयोडीन ग्रुप पर, तो जब एक आयोडीन ग्रुप जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? MIT। बताया था पहले क्लास में, मोनो आयोडो टायरोसिन बताया था ना। ये क्या बनेगा? ये केमिस्ट्री समझा रहा हूं आपको कि बेसिकली जो टायरोसिन अमीनो एसिड होता है जब इसका आयोडीनेशन होगा, यानी ये जो आयोडीनेशन कहां से आया? आयोडीन इस एंजाइम के ब्रेकिंग से, और जो ये आयोडीन है ये आयोडो ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये आयोडो ग्रुप जब आके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा MIT। और फिर एक बार आयोडीनेशन कराएंगे क्योंकि एक आयोडीन से दो आयोडो निकल रहा है, तो ये एक बार फिर यहाँ जुड़ेगा और क्या बन जाएगा? DIT, डाई आयोडो टायरोसिन। यानी दूसरे स्टेप में फ्रेंड दो चीजें होनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के हिसाब से ध्यान समझिएगा इसको। दूसरे में दो चीज होती है। सबसे पहला चीज होता है कि आयोडीन का एंजाइम थायरोपेरोक्सीडेज के द्वारा आयोडो में ब्रेक डाउन होता है और फिर दूसरे स्टेप में ये आयोडो दो चरणों में,
पहले एक बार फिर दोबारा करके ये आपके टायरोसिन के साथ जुड़ता है, जिसको बोलते हैं आयोडीनेशन। आयोडीनेशन मतलब आयोडीन का एडिशन, और आयोडीनेशन के कारण एमआईटी और डीआईटी दो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं मोनोआयोडोटायरोसिन, और दूसरा है डाईआयोडोटायरोसिन। यानी दूसरे स्टेप में बस यही चीजें होंगी। अब अगला स्टेप है ऑक्सीडेटिव कपलिंग। कपलिंग का मतलब दो डाई मिल के आपस में चार हो जाते हैं, दो दो मिला क्या होता है चार, यानी दो डीआईटी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, यानी तीसरे स्टेप में डीआईटी प्लस डीआईटी दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और बन जाएगा T4, है ना, क्या बन जाएगा T4। और जब डीआईटी के साथ एमआईटी जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा T3, है ना भाई, दो मॉलिक्यूल है एमआईटी डीआईटी, जब एमआईटी डीआईटी जुड़ेंगे तो T3 बनेगा भाई, 2 1 3, और जब दो डीआईटी जुड़ेंगे तो T4 बनेगा। तो यही काम करेंगे तीसरे स्टेप में, तो इसको देख लेते हैं, इसको इरेज करके देखते हैं कि कैसे होता है। पहले तीसरी हेडिंग है ऑक्सीडेटिव कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिस टू फॉर्म T3 एंड T4। कैसे बनता है इसको ध्यान समझिए, एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। मैंने बताया कि इससे पहले स्टेप में हमने दो चीज बना लिया है, एक हमने बना लिया है एमआईटी और हमने क्या बना लिया है डीआईटी। तो आप जानते हैं एमआईटी का मतलब इसमें मोनोआयोडोटायरोसिन और डीआईटी का मतलब डाईआयोडोटायरोसिन। तो जब एक एमआईटी और एक डीआईटी आपस में मिलते हैं तो बनता है ट्राईआयोडोटायरोसिन यानी T3, ठीक है। और जब एक डीआईटी दूसरे डीआईटी के साथ जुड़ता है यानी कि डाई और डाई मिलता है तो ये हार्मोन बनता है क्या T। बस यही है हमारा ऑक्सीडेटिव कपलिंग। हाँ, लेकिन इनके जुड़ने में भी एक एंजाइम का रोल है, वही एंजाइम जो सरदारी बैठा हुआ है थायरोऑक्सीडेज, ठीक है। क्या था आपका परऑक्सीडेज, थायरोपरऑक्सीडेज, ये जो एंजाइम है इसका भी रोल है, और थायरोपरऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से ही ये चीज होता है। हाँ, एक एंजाइम और हमारी बॉडी में होता है जिसको थायोयूरिया कहते हैं। तो थायोयूरिया जो होता है वो इस प्रोसेस को इनहिबिट करता है, यानी थायोयूरिया चाहता है कि ये T3 T4 ना हो। तो यानी जब हम बाद में पढ़ेंगे ड्रग्स में तो हमको थायोयूरिया इनहिबिटर पढ़ना होगा ताकि इसके प्रोडक्शन को कम ना करे और हमारी बॉडी में थायराइड का लेवल घटे ना, ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हम इस पर क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इन द when the after formation of MIT and DIT precursor molecule with the help of enzyme thyroperoxidase, they are coupled to each other and they form T3 and T4 hormones, ठीक है। When the one molecule of MIT is coupled with the one molecule of DIT in the presence of thyroperoxidase enzyme, they form T3 hormone। T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राईआयोडोथायरोक्सिन, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि when the two molecules of DIT are coupled to each other then they form T4 हार्मोन यानी थायरोक्सिन, पूरा नाम होता है टेट्राआयोडोथायरोक्सिन हार्मोन। ये T3 और T4। बाकी स्ट्रक्चर बेसिस पे अगर आप देखना चाहें तो स्ट्रक्चर जिसमें आपको बनाया थोड़ी देर में वो स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। अगर चलिए बना ही देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा काम बढ़ेगा लेकिन कर देता हूँ। देखिए ये हमारा I है, ये हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे OH है, और ये स्ट्रक्चर आपको पता ही है CH2 CH NH2 और दिस इज COH, यानी क्या है ये हमारा है मोनोआयोडोटायरोसिन। अब मोनोआयोडोटायरोसिन का रिएक्शन किससे कराइए, डाई वाले से। जो मोनोआयोडोटायरोसिन का रिएक्शन कराएंगे हम डाई वाले से, तो दिस इज NH2 एंड COOH। तो अब क्या हो रहा है, जब कपलिंग रिएक्शन कराएंगे ये हमारा MIT है और ये हमारा दोस्तों DIT है। तो अब क्या होगा, जब कपलिंग रिएक्शन होगा तो सिर्फ ये वाला, इसका कोड तो भूल ही गए हम, ठीक है। जब कपलिंग होगा फ्रेंड तो क्या होगा, बस ये वाला पार्ट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से आके इसमें जुड़ जाएगा और ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो क्या होगा, जब रिएक्शन करेगा देखिए क्या बनेगा, CH2 CH NH2 COOH, ये वाला पोर्शन जो था पहले से, ठीक है, यहाँ पे I और ये I और यहाँ पे OH निकल जाएगा, फिर ये वाला पार्ट आगे जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे I और ये OH, ठीक है। ये क्या स्ट्रक्चर है फ्रेंड, ये बन गया हमारा T3 हार्मोन, और यहाँ से क्या निकलेगा, ये वाला पोर्शन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा मॉलिक्यूल यहाँ से अलग हो जाएगा, तो ये T3 बन गया। और जब दोबारा स्ट्रक्चर आप रिएक्शन फिर से कॉपी में लिखेंगे, एक बार यहाँ फिर IT लेंगे तो DIT ले लेंगे, तो यहाँ पे ये भी लगा दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा T4 बन जाएगा। तो दोनों रिएक्शन अपनी कॉपी में आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेटिव कपलिंग ऑफ आयोडोथायरोसिन टू फॉर्म T3 एंड T4। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन की। इसमें देखते हैं कैसे काम होता है। आखिरी स्टेप है इसका रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, इसकी बात करेंगे। मैंने क्या बताया था कि जो थायराइड ग्लैंड के अंदर आपके थायरोग्लोब्यूलिन्स होते हैं
वो थायरोग्लोबुलिन्स के अंदर ही T3 T4 हार्मोन जाके स्टोर होते हैं, यानी मेटाबायोसिस के बाद क्या हो गए, स्टोर हो गए। अब ये रिलीज कैसे होंगे, यानी अगली स्टेप है रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। ये रिलीज कैसे होते हैं, रिलीज होने के दो फैक्टर है फ्रेंड। एक फैक्टर है हमारा TSH। आपको पता है कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये TSH क्या करता है, जब भी बॉडी में दो मैकेनिज्म होती है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एज ने पढ़ा है पैथोलॉजी में, तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के दोनों के बेसिस पे क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जब नीड होती है थायराइड को रिलीज कराता है। दूसरा इसका रिलीज क्या होता है, वो सेल्फ होता है, यानी हमारी बॉडी थायराइड ग्लैंड खुद से भी रिलीज कर सकता है बिना इसके किसी आदेश के। वो कैसे होता है कि हमारे जो थायरोग्लोबुलिन के अंदर ये स्टोर है, तो थायरोग्लोबुलिन के अंदर क्या होता है, ये इसके साथ कुछ लाइसोसोमल मॉलिक्यूल्स भी अटैच्ड होते हैं। ध्यान समझिएगा, मैं इसको स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा जूम करके आपको समझाऊं कि ये हमारा थायरोग्लोबुलिन, और इस थायरोग्लोबुलिन के अंदर हमारा T3 और T4 हार्मोन स्टोर है, और इसी ग्लोबुलिन के साथ सेल के अंदर आपने पढ़ा है कि लाइसोसोम्स होते हैं। और क्या होते हैं, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। इनका काम क्या होता है, ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं। तो इनके साथ एक लाइसोसोम्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, और ये जो लाइसोसोम होते हैं इनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एंडोपेप्टाइडेज। क्या बोलते हैं, एंडोपेप्टाइडेज। यानी एंडोपेप्टाइडेज को इस तरह समझिए कि आपने एक बैलून फुला के रखा है, उस बैलून के अंदर पानी भरा हुआ है और आपने बैलून फुलाया है, और क्या करिए कि आप बैलून के ऊपर एक सुई रखे हुए हैं, उस सुई का नाम है लाइसोसोम, और जैसे ही लाइसोसोम अंदर जाएगा बैलून फटेगा और पानी बाहर। उसी तरह से इसके सारे सरफेस पे लाइसोसोम टिके हुए हैं। ये लाइसोसोम जैसे ही एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम रिलीज करेंगे, ये एंडोपेप्टाइडेज अंदर जाएंगे, और इनके अंदर जाने से ये जो हमारा पूरा का पूरा ये थायरोग्लोबुलिन है वो बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, और जब फटेगा तो T3 और T4 यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और हमारे बॉडी में जाके काम करना शुरू कर देंगे। कितना आसान तरीका है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी रीजन। ठीक है, बट they also controlled by the self method. Next point देगा, in the besides of the thyroglobulin, lysosome cells are present, and these lysosome cells release the enzyme endopeptidase, and when the endopeptidase enzyme is released, the thyroglobulin surface is ruptured and the enzyme hormones T3 and T4 is released into the systemic circulation. ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक था फ्रेंड, ये था बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्मोन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में मेटाबॉलिज्म समझेंगे, और फिर बात करेंगे थायराइड हार्मोन के कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन सी डिजीज कैसी होती है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।